जय हिंद। कैसे हो सभी? हाउज योर जोश? हाय सर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का आगाज करते हैं एक इतने शानदार टॉपिक के साथ। नाम है एक्सेलरेशन। आप सभी को ये वर्ड बहुत ही ज्यादा पसंद है। गाड़ी को एक्सेलरेट करना हमें बहुत अच्छा लगता है, परंतु उसको कंट्रोल करना भी मेरे प्यारे दोस्त वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी गाड़ी को चलाता है तो उस ड्राइवर को उतना नॉलेज होना चाहिए कि वो गाड़ी इतनी स्पीड पर कंट्रोल होगी या नहीं, यानी उस पर ब्रेक लगाते हैं तो वो डी एक्सेलरेट कितना जल्दी कर पाती है, कितना समय लेती है। तो आइए ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज हम जानने वाले हैं। गाड़ी को हम कितना फास्ट हमें चलाना चाहिए, कितना उसको इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे वर्ड्स जो है वो एक फिजिकल टर्म्स के फॉर्म में हम आज सीखने वाले हैं। तो आज सीखने वाले हैं एक्सेलरेशन। दोस्तों एक्सेलरेशन क्या होता है? द चेंज इन velocity with respect to time is called acceleration। यानी वेलोसिटी में जो चेंज है टाइम के साथ, उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे। देखिए, इट इज डिनोटेड बाय a vector, because it is a vector quantity। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होने वाली है प्यारे दोस्त? इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होने वाली है? m1 m0 l1 t⁻²। ठीक है। इसका जो एवरेज एक्सेलरेशन जैसे हम ए एवरेज बोले तो ए एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, कितना टाइम लेता है, यानी टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल v वेक्टर अपॉन डेल t। अब यदि मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस यानी वर्ड में ही छिपा है इसका मीनिंग। किसी इंस्टेंट पर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा उसे हम क्या कहेंगे? द एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड instantaneous acceleration। तो प्यारे बच्चों, इस जो एवरेज एक्सेलरेशन था उसमें हम क्या मॉडिफिकेशन कर देंगे? यहाँ जो टाइम इंटरवल है इसको हम क्या कर देंगे? जीरो के करीब कर देंगे। जीरो के करीब कर देने से क्या होगा? वो इंस्टेंट बन जाएगा। टाइम बहुत कम है तो आप समझ रहे हो टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, जीरो के आसपास है, मिली सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड है, तो उसे हम इंस्टेंट बोल सकते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी वी वेक्टर आएगा, ध्यान रखिएगा, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। साथ में क्या लिख दोगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों, अब यदि हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज मेरे पास
वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, इधर वेलोसिटी है और हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये किसी एक डायरेक्शन में है, इधर टाइम है सेकंड के अंदर, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। दोस्तों वेलोसिटी, सपोज मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, तो आप देखिएगा ये सपोज टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ये इधर जो है इसको मैं यदि लिख दूं, ये है 2 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इधर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है, एक यहां पर हम, यानी यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या क्या होगी, यदि आपको ये पॉइंट पता चल जाए तो क्या, देखो इधर एक्स एक्सिस में पॉइंट कितना है 2 सेकेंड, इधर वाई एक्सिस में यानी 4 मीटर पर सेकेंड। यदि मुझे ऐसे बोला जाए कि आप ये बताइए एट पॉइंट ए, ये ओरिजिन ओ, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, आपसे ये बोला जाए कि बताइए बेटे इधर ये क्या है, आई कैप में ध्यान रखिएगा कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे लिखाएगा, जैसे फाइंड दी acceleration of an object moving according to the ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है। अब आपसे पूछ लिया कि आप एक्सेलरेशन बताइए, पहला 0 से ए के बीच, बिटवीन ओ टू ए, पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ए से बी के बारे में, बी से सी, फिर सी से डी। चलिए देखो, हम एवरेज एक्सेलरेशन क्या जानते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, v2 यानी va बोल दूं मैं, इसको क्या बोल दूं, यानी va वेक्टर माइनस v ओरिजिन पे क्या वेक्टर है, डिवाइडेड बाई ta माइनस to, ठीक है। यहां पर 0 सेकेंड है और ओ पर ए पर 2 सेकेंड हो गई, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, यानी va वेक्टर की वैल्यू कितनी है, va कितना है बच्चों, va है ये रहा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 आई कैप बोल सकता हूं, और vo कितना है, vo यहां पर वैल्यू कितनी है 0, तो vo को क्या बोल सकता हूं 0 आई कैप। ta कितना है, यहाँ टाइम कितना है ए पर 2 सेकेंड, टी ओ कितना है 0 सेकेंड, ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 4 माइनस 4 आई कैप माइनस 0 आई कैप डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 4 आई कैप डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 आई कैप। ये क्या आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन, ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ए से बी में, देखो बच्चों एक्सेलरेशन बिटवीन ए टू बी, मुझे एक्सेलरेशन एवरेज वाला फाइंड आउट करना है, तो क्या करूंगा, ए से बी में जा रहा है तो यानी वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी पर जो टाइम है वो कितना होगा प्यारे बच्चे, इसको मैंने टी बी बोल दिया माइनस टी ए, इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं होता, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वी बी, वी ए,
टी बी, टी ए, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलने वाली है, ग्राफ से। बताइए वी बी कितना है, इस बी पर वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो वी बी को क्या बोल दूं बेटे, वी बी को मुझे क्या बोलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ग्राफ 2 मीटर टू आई कैप मीटर पर सेकेंड। आई कैप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस एक्सिस को मैंने क्या लिया, एक्स एक्सिस लिया है जो आई कैप को रिप्रेजेंट करती है। अब वी बी कितना है, सॉरी सॉरी सॉरी, वी ए तो है 4 आई कैप और वी बी है 2 आई कैप। वी वी बी तो 2 आई कैप और वी ए कितना है, हाँ ठीक है, वी ए कितना है 4 आई कैप। तो वी ए को क्या बोल दो बच्चों, 4 आई कैप, ठीक है। टीबी, टीबी कितना हो बच्चों बताइए, टीबी, बी पर कितना टाइम 3 सेकेंड और ए पर 2 सेकेंड, बी पर 3 सेकेंड, ए पर 2 सेकेंड, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ रखें। चलो बताइए वी बी की वैल्यू कितनी है, 2 आई कैप है सर। वी ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 आई कैप है, डिवाइडेड बाई टी बी कितना है 3 सेकेंड, टी ए कितना है 2 सेकेंड। बताइए माइनस 2 आई कैप डिवाइडेड बाई 1, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए एवरेज, किसके बीच में, बिटवीन बी टू ए। ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर क्या आया था हमारे पास 2 आई कैप प्लस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब हमसे पूछा जाता है कि बी से सी के बीच में बताइए बेटा, है ना। तो बी से सी के बीच में मुझे बताना है, तो कैसे करेंगे देखिए, एक्सेलरेशन कौन सा वाला, एवरेज बिटवीन बी टू सी। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे, बी टू सी के बीच में एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो सी तो है फाइनल, यानी वी सी वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय टी सी माइनस टी बी। मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वी सी वेक्टर चाहिए, वी बी वेक्टर चाहिए, टी सी टाइम चाहिए, टी बी टाइम चाहिए। बताओ मुझे यहाँ से कुछ तो वैल्यू मालूम है, वी बी कितना है 2 आई कैप, 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड में है ये, मीटर पर सेकेंड। टी बी कितना है 3 सेकेंड। अब हमें टी सी और वी सी निकालना है। टी सी और वी सी देखिएगा बेटे, सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 5 सेकेंड, 2 मीटर 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर है 5 सेकेंड। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए दोस्त। वी सी कितना है 2 आई कैप माइनस वी बी कितना है 2 आई कैप डिवाइडेड बाई टी सी कितना है 5, टी बी कितना है 3, यानी 0/2। ये कितना आ जाएगा बटे 0 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 0 वेक्टर मिलने वाला है। यहाँ पर एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं मिलने वाला है आपको, एवरेज यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं मिलने वाला है। ये आप देख भी रहे हैं, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, मैथमेटिकली भी हमने इसको देख लिया है। अब सी टू डी, सी टू डी, सी पर तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड है, डी पर 0 हो जाता है, टाइम 6 होता है। आइए बच्चों इसको भी हम करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन सी टू डी। देखो बेटे सी टू डी यानी मुझे क्या चाहिए, सी टू डी में यानी फाइनल यानी टी डी वी डी वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर डिवाइडेड बाई टी डी माइनस टी सी। बताइए वी सी की वैल्यू क्या क्या थी दोस्त, वी सी सभी वेक्टर कितना था 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, वी डी कितना था ग्राफ से अभी देखा था हमने 0 आई कैप मीटर पर सेकेंड, टी सी कितना था, टी सी था 5 सेकेंड और टी डी कितना है 6 सेकेंड। ये सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। देखो टी सी है 5 सेकेंड, टी डी है 6 सेकेंड,
वी डी है 0 और वी सी है 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड। देखो बेटे, ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। वी एवरेज क्या हो जाएगा, वी डी कितना है 0 आई कैप, वी सी कितना है 2 आई कैप, माइनस टी सी कितना है, टी डी कितना है 6 सेकेंड, और टी सी कितना है 5 सेकेंड। 0 में से -2 गया है, माइनस का 2 आई कैप डिवाइडेड बाई 1, क्या हो गया ये, कितना बच गया, ए एवरेज इज इक्वल टू -2 आई कैप मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यानी बच्चों, यदि मैं ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहूँ किसके बीच में, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और ए एवरेज और टाइम का, तो मुझे क्या क्या वैल्यूज मिल रही है। यानी यदि मैं स्टार्टिंग की बात करूं ए टू बी की, ओ टू ए बताइए, पहले ओ टू ए क्या है 2 आई कैप, ओ टू ए तक का है 2 आई कैप, ये ओ है, ये ए समझ लो, ठीक है। ओ से ए तक यानी टाइम कितना था, ओ से ए मेरे पास है टाइम 2 सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ये है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तक मुझे जो एक्सेलरेशन मिलता है वो मिलता है प्यारे बच्चों 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 2 आई कैप मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए से, ये 2 आई कैप है, ए से बी पर आते हैं तो क्या मिलता है, ए से बी पर, ए से बी पर 2 से 3 सेकेंड हो जाएगा। ए से बी पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आ रहा है मुझे माइनस का 2 आई कैप, माइनस का 2 आई कैप। देखो बच्चों, ये ऊपर वाला प्लस आई कैप को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला माइनस आई कैप को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर इसको मिटा दूं क्या, आपने नोट कर लिया हो तो इसको मिटा देता हूँ। माइनस जितना ऊपर है उतना ही माइनस, यहाँ पर -2 होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा कहाँ पर, यहाँ से, ये ओ है, ओ से बिंदु पॉइंट ए पर पहुंच गए, और इस पॉइंट ए से बी जो है यानी 2 से 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड है, तो इंटरवल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का है माइनस का 3 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ इसके बीच में एक्सेलरेशन जो है इस स्थिति में है। यहाँ से यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, ये माइनस का 2 आई कैप। अब देखिए, अब मेरे पास ए से बी में आ गया, ए से बी में गया, अब बी से सी में देखिए, बी से सी में अब कितना आ रहा है 0 सेकेंड, कितना टाइम कितना है 5 से 3 यानी 2 सेकेंड लेता है, 2 सेकेंड तक अब मेरे को 0 मिलता है, यानी ये है 3 4 5, 3 से 5 कितना है 0 है बेटे, तो 0 है मतलब ये लाइन यहीं पर रहेगी 0 आई कैप। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये और फिर ये, ठीक है। 5 से 6 कितना है, 5 से 6 ये बड़ा रहा ना अपना, यानी सी से डी में -2 आई कैप, यानी ये वापस कहाँ आ जाता है माइनस का 2 आई कैप। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है, ये गाड़ी जो है, ये कार जो है, ये मोटरसाइकिल है, पहले एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है 2 आई कैप से, फिर अगले 2 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड फिर इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट रहता है, पर ब्रेक लग गया है। यहां पर आप कह रहे हो कि ये एक्सेलरेट है, यहां पर क्या है डी एक्सेलरेटेड है, यहां पर आपने ब्रेक लगा दिया, यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। फिर यहां पर फिर क्या हो रहा है, यहां पर फिर एक्सेलरेट हो रहा है, कितना नहीं सॉरी एक्सेलरेट नहीं, डी एक्सेलरेट हो रहा है, फिर इसके वेलोसिटी में क्या हो रहा है चेंज, कम होता जा रहा है, ब्रेक लगाया गया है। तो आप यहाँ ग्राफ में भी देख रहे होंगे, ग्राफ में आपको देखने से पता भी चल रहा होगा कि क्या हो रहा है, पहले उसको कान घुमाकर एक्सेलरेट किया गया, तेज भगाया गया, तेज भगाते भगाते कहां पर पहुंच गए
सॉरी, पॉइंट ए पर पहुंच गए, अब ब्रेक लगा दिया, फिर स्लो हुई गाड़ी, फिर क्या हुआ, फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यानी जितनी वेलोसिटी थी उसकी उतने से ही चल रही है। अब फिर क्या किया, फिर ब्रेक लगा दिया, फिर वो जाकर क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई। अब यानी गाड़ी रुक गई। पहले एक बार ब्रेक दबाया, फिर दोबारा ब्रेक दबाया, तब जाके गाड़ी क्या होगी, आराम से रुक गई, स्टॉप हो गई। ये था हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल। इस तरह से हमने सीखा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किस प्रकार काम करता है, किस तरह से एक्सेलरेशन को हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या एवरेज एक्सेलरेशन होता है, क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, ये सब हम यहाँ इस ग्राफ के माध्यम से सीख लिया है। अब बच्चों, मैं आपको एक बहुत शानदार सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपके सामने ये जरूर आया होगा कि एक 3 इक्वेशंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती है, जैसे मोशन, वन डायमेंशनल, motion of an object with a constant acceleration। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिक समझना, इसका बेसिक्स वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें यदि ये समझ नहीं आएगा तो हम नीट की बात करें, आईआईटी की बात करें, तो एक क्वेश्चन आपको गलत जरूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने मिलता है। वो क्वेश्चंस भी देखेंगे, पर एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहता है कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी अब आपको ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने उस कान को एक बार घुमा के छोड़ रखा है, जितना घुमा के छोड़कर लगातार घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, यानी उसका एंड नहीं है कहीं पर भी, वो घूमता ही जा रहा है। बताओ ऐसा सिस्टम है क्या? आप मोटरसाइकिल पर बैठे हो और उसके एक्सीलरेटर को लगातार 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 स्लोली भी घुमाते जाओ, तो एक टाइम तो आएगा उसका कुछ एंड होगा। भाई मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, या फिर 120 किलोमीटर पर आवर है, या 150 किलोमीटर पर आवर है, 200 किलोमीटर पर आवर है स्पोर्ट्स बाइक। अब ये बताइए 1000 किलोमीटर पर आवर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, यानी उसको हम इतना नहीं घुमा सकते, एक पॉइंट पर जाकर वो रुक जाएगा। कहने का मतलब है उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका एक्सेलरेशन कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट है, कुछ इंस्टेंट के लिए है। आप उसको लगातार घुमाते जाओ, अचानक घुमाओ, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नहीं घुमा सकते। तो यही स्थिति होती है बेटे, वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो बच्चों ऐसा कोई एग्जाम्पल है इस दुनिया के अंदर जहां पर ऐसी कोई आपके सामने बाइक हो, आपके पास बाइक हो, और उसका एक्सीलरेटर लगातार घुमाते जाओ, कहीं पर एंड ही नहीं होता है, मीन्स आपकी गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है प्यारे बच्चों। है बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है आपके सामने। अब यदि ऊपर किसी यहां से अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को ले जाओ ऊपर, उससे उसे वहां से कैप्सूल से नीचे गिरा दो, क्या होगा प्यारे बच्चों? वो उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, यानी वो एक्सेलरेट होता होता हर इंस्टेंट पर उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, हर सेकंड में उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है। आपको ताजुब होगा यदि बारिश की छोटी सी बूंद यदि आसमान से नीचे गिरती है और यदि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वो आपके सिर में होल कर सकती है। उसके पास इतनी ताकत होती है क्योंकि उसकी स्पीड लगातार बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके कारण चेंज इन मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इम्पैक्ट भी बहुत पावरफुल होता है। तो बच्चों उस बारिश की बूंद को रोकने वाला कौन होता है? क्योंकि एयर का जो विस्कोसिटी है, एयर क्या करती है, उसको पीछे की तरफ ड्रैग करती है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, वो पीछे ऊपर की ओर धकेलती है, एयर ऊपर की ओर धकेलती है, बूंद नीचे की ओर आना चाहती है ग्रेविटेशन के कारण, तो वो रुक जाती है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। पर यदि ये वैक्यूम होता और हम पूरा का पूरा, जैसे मून की बात करें, मून पर वहां पर वायुमंडल नहीं है, वहां स्ट्रेटोस्फीयर नहीं है, वहां एयर नहीं है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ग्रेविटी के अकॉर्डिंग गिरता है। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग गिरता है तो अर्थ की सरफेस या मून की सरफेस के नियर अबाउट क्या होगा?
वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और वहां पर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। मून पर लैंडिंग इजी नहीं है। पहली बात, वहां सब कुछ उबड़ खाबड़ है। फिर वहां पर किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाएगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। वहां पर एयर नहीं है, वहां पर एयर का फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। वो जो ऑब्जेक्ट आप गिरा रहे हो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। सपोज आपने 10 सेकंड तक उसको एयर में रखा तो मेरे प्यारे बच्चों, आप उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखोगे, सरफेस पर जो गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी 98, 10 सेकंड होल्ड करने से 98 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है। 98 मीटर पर सेकंड आपको कम लगता होगा, पर आप इसको किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करके देखो। बच्चों, आप एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो। इस तरह से एक सेकंड में कितने, एक मिनट में कितने सेकंड, 3600 ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे, इस तरह से उसका किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो बेटा कितनी हाई स्पीड से वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, यानी 10 सेकंड में ही बहुत है। यदि 100 सेकंड की बात करें तो 100 सेकंड में कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 980 हो जाएगा, 980 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो उसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, इसको समझे तो इतना ताजुब लगता है कि ये इतना खतरनाक भी हो सकता है क्या। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अपने आप में बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरियस है। यानी ऐसा केवल और केवल कहाँ एग्जाम्पल पाया जाता है, जो ऑब्जेक्ट है, सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स है, उसके पास में कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, वो अंडर द ग्रेविटेशन वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसके ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है, यानी कांस्टेंट फोर्स लगता है। बाकी ऑन दी सरफेस कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक साइड से दूसरी साइड तो उसके बेटे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना बहुत बड़ी बात है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगातार उसकी वेलोसिटी में क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज करते जा रहे हैं एक कांस्टेंट नंबर से, जो कि संभव नहीं है। पर अंडर द ग्रेविटेशन ये कांस्टेंट संभव है। तो हम आइए जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन कौन सी इक्वेशंस होती है। यानी मैं सबसे पहले मान के चलता हूं, ए क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है। तो इसकी 3 इक्वेशंस होती है, कौन कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी होती है बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 इक्वेशंस है हमारे पास, आपने काफी देखी होगी, पर बच्चों आपने इसका एक सदुपयोग नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत काम की इक्वेशंस है, बहुत जगह अप्लाई नहीं होती हैं। केवल और केवल एक ही एग्जाम्पल है, यानी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर पत्थर को उछाला जा रहा है, तो उसका जो मोशन होगी वो नीचे से ऊपर की ओर आपने गेंद को उछाला तो उसकी जो मोशन होगी अंडर दी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट माना जा रहा है अर्थ के सरफेस पर। हालांकि हाइट पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे कम होता जाता है, डेप्थ में जाएंगे तो भी कम होता जाता है। इसी का कारण है स्पेस स्टेशन के अंदर बैठा एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी के आसपास मिनिमम ग्रेविटी को फील करता है, जिसके कारण वो आसमान में तैरता रहता है। उसका आपने देखा होगा कैसे सुनीता विलियम्स ने एक वीडियो बनाया, अभी शुभांशु शुक्ला ने बनाया, वो भी बताते हैं कि किस तरह से आसमान में ऐसे तैरते रहते हैं, क्योंकि उस स्पेस स्टेशन के अंदर ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम है। तो वहाँ एक्सेलरेशन किया है, बिल्कुल नहीं है, वहाँ कोई खींचने वाला ही नहीं है, तो वहाँ आसमान में ऐसे तैरते रहते हो। तो आइए बच्चों, इन तीनों इक्वेशन की मदद से अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन, टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा v और u क्या है, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u is the initial velocity, a is the constant acceleration। ध्यान रखिएगा ये वर्ड बहुत जरूरी है, constant acceleration। t is the time taken,
बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेता है ट्रेवल करने के लिए, वो सारा है। एस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आइए इनको प्रूव करते हैं। सबसे पहला तो इसका जो प्रूव है हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके, ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड किसको प्रूव करना चाहते हैं? ये जो इक्वेशंस है, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इन्हें। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? इनको आप दूसरा नाम ये भी बोल सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन हमारे पास फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है? तो वो तीन इक्वेशंस हैं। तीन इक्वेशंस के बारे में हमने जाना। देखिए ग्राफिकल मेथड से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का। इधर मैं लेता हूँ बच्चों वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में, इधर लेता हूँ टाइम जो है सेकेंड में। देखो बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से एक एक इनिशियल वेलोसिटी ले लेता हूँ और एक फाइनल वेलोसिटी ले लेता हूँ। ये मेरे पास है वेलोसिटी फाइनल, ये है इनिशियल। ठीक है, यहाँ 1 मीटर 2 मीटर पर सेकंड वो वाला नहीं लेना। हम समझना चाह रहे कि मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, जनरलाइज टर्म, एक वेरिएबल टर्म u, एक इनिशियल वेलोसिटी कोई भी नंबर हो सकता है, v एक फाइनल वेलोसिटी वो भी कोई भी एक नंबर हो सकता है। इसकी डायरेक्शन आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ भी हो सकती है। मैं एक बार सिर्फ इसको वेक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यानी ये इसका और ये जो टाइम है, ये टाइम t है, ये ओरिजिन o है। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर टाइम हो जाएगा 0। क्लियर है? यहाँ टाइम t, यहाँ टाइम 0। अब आप ये जो मोशन है इसमें एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों? यहाँ पर एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है आप देख रहे हैं यूनिफॉर्मली है टाइम के साथ। यानी 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में फिर 1 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड। जो भी है एक पर्टिकुलर नंबर है वो जो लगातार उसके अंदर ऐड होता जा रहा है और उसकी वेलोसिटी को लगातार इंक्रीज कर रहा है। इसमें यदि ऐसे डाउन आए, स्लोप डाउन हो जाए, स्लोप में ऐसे ऊबड़ खाबड़ ऐसे बढ़ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? इसके एक्सेलरेशन में चेंजेस है। यानी वेलोसिटी में लगातार कभी ज्यादा बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कम हो रही है, और ऐसे डाउन आ रहा है तो ऑब्वियसली डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। ऐसे बढ़ती जाएगी वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ डाउन आएगी तो डी एक्सेलरेशन। यानी ऐसे बढ़ रही है तो आप क्या कर रहे हो? एक्सेलरेट कर रहे हो। और ऐसे डाउन आ रही है तो हम इसको डी एक्सेलरेट करते हैं। तो ये सारा इसके अंदर अंतर आता है। तो ये हम इसको अच्छे से इस प्रकार समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? पहले इस इक्वेशन को लिखता हूं मैं यहाँ पर, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। इसको मैं प्रूव करना चाहता हूँ। ये आई कहाँ से? देखो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो, इसको समझने की कोशिश करो। इसमें ये तो है वेलोसिटी की टर्म, दोनों दोनों वेलोसिटी है, ये टाइम है और ये एक्सेलरेशन है। क्या मैं एक्सेलरेशन की मदद से वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? सिंस एक्सेलरेशन, कौन सा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द स्लोप of the velocity टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? हमेशा एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका स्लोप बताइएगा। स्लोप, इसका नाम मैंने दे दिया ओ, ये नाम दे दो आप ए, ये ओ, ये ए, ये बी, और इसको मैं नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास
देखिएगा देखिएगा बच्चों, यदि यहां पर इसकी बात करें तो ये वेलोसिटी u है, और यहां पर बात करें तो ये वेलोसिटी v है। क्लियर है? यहां पर टाइम 0 है, यहां पर t टाइम है। अब इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो आपको यदि ये मालूम पड़ जाए, इसे क्या कहेंगे, ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने ये वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों बताइए, ऊपर वाला v, नीचे वाला u, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। बताइए कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? ये वाला साइड कितना हो गया, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। ये वाला साइड बताइए, यहाँ 0 यहाँ t, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, t। ठीक है? यदि मुझे ये साइड फाइंड आउट करना हो तो इसे क्या बोलेंगे बताइए, ये u है, ये 0 है, तो इसे क्या बोल दूं मैं, u वेक्टर बोल दूं। और ये वाला साइड तो आपको मालूम है ये t है, तो ये भी क्या हो जाएगा, t। चलो इसकी मदद से हम पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन। किसके इक्वल होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। अरे बच्चों इधर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अरे सर ये तो हमें प्रूफ होती दिखाई दे रही है। तो बेटे जोर कहाँ है, ताकत ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट समझिएगा मैंने क्या किया, इसका स्लोप निकाला। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा एक एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन, यहाँ स्लोप क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। बेस कितना है, टाइम, जितना टाइम इसने लिया है, इस टाइम को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर ले जाओ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर इंटू टी इज इक्वल टू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। यू वेक्टर को उधर ले जाइए, क्या बन गया ये, सर ये तो वही इक्वेशन बन गई जो हम चाहते थे। बिल्कुल बेटा, जो चाहते हो वही होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यदि आप चाहते हो बड़ी शिद्दत के साथ तो आपको वो जरूर हासिल होता है। हासिल होके रह गया ना, देखो हमने प्रूव कर लिया। तो बेटे लिख दूं इसको मैं, HP। यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है, ये क्या है, हैंस प्रूव्ड। हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन किसके लिए लागू है, केवल और केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लागू है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमने सीख लिया फर्स्ट इक्वेशन। आइए सेकंड इक्वेशन का प्रूफ और देखते हैं। प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। देखो बच्चों, मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और यहाँ वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आपको एक चीज तो मालूम होगी, मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यदि हम एरिया निकाल लें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यदि हम एरिया निकाल लें तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है। सर मुझे तो नहीं मालूम, मालूम तो करना पड़ेगा बेटे। देखो मैं वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, वेलोसिटी इनटू टाइम कर दूं, क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए, ये डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट किसको बताता है, वेलोसिटी और टाइम के मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यदि मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, एक तरफ वेलोसिटी है एक तरफ टाइम है, बताइए इसके ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये साइड इंटू ये साइड, दोनों साइड्स को क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है बच्चों, ये पूरा का पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। और इस एरिया को हम फाइंड आउट करेंगे तो वो किसको शो करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। सर ये क्या बताएगा, पूरा का पूरा एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब एरिया निकालने का तरीका आपने 10th क्लास में सीखा है। एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर ओ ए बी सी
और डी मेरे पास एक एक तो है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा क्या है बच्चों, एक रेक्टेंगल है। चलो दोनों का एरिया हम निकालते हैं और किस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। यानी डिस्प्लेसमेंट को एस से लिख रहा हूं, वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया निकाल ले। एरिया में क्या क्या आएगा, एक तो मेरे पास आएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है बच्चों, रेक्टेंगल बताइए, रेक्टेंगल कौन सा है इसके अंदर, ओ ए सी डी, एरिया ऑफ ओ ए सी डी, यहां पर लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ OACD एस वेक्टर इज इक्वल टू प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास, ACB, बताओ बच्चों इन दोनों का एरिया निकाल सकते हैं, बताइए। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है दोस्त, रेक्टेंगल का एरिया होता है इन दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली साइड है U वेक्टर, ये वाली साइड है T, तो देखिए इसको मैं क्या लिख दूं, U वेक्टर इंटू T प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस बताइए बेटे क्या है, बेस क्या है T और परपेंडिकुलर क्या है V माइनस U, तो T इंटू V वेक्टर माइनस U वेक्टर। क्लियर है सर, इससे तो हमारी इक्वेशन बनी नहीं, बनेगी बेटे बनेगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। ये जो इक्वेशन है, यहाँ जो इक्वेशन है इसमें v वेक्टर माइनस u वेक्टर है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, और ये जो मेरे पास आती है इक्वेशन इसको मैं 2 बोल देता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन v वेक्टर माइनस u वेक्टर की जगह मैं बेटे क्या पुट कर दूं, at वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से क्या हो जाएगा, s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ t इंटू ए वेक्टर t। अब इसको और आगे यदि सिंप्लीफाई करें तो बच्चों आ गया ना, u वेक्टर t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये रहा मेरा आंसर। अरे HP हैंस प्रूव, क्लियर हो गया। इस तरह से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन इनको हम सोल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं किस तरह से ये केवल और केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो केस है उसके लिए लागू होते हैं, उसके लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमने 2 इक्वेशंस को जाना, आइए तीसरी इक्वेशंस को भी हम जानते हैं ग्राफिकल मेथड से। आइए बच्चों तीसरी इक्वेशन को प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, v वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू u वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ठीक है, इसको प्रूव करना चाहते हैं, इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। बेटे इसमें जुगाड़ लगेगा, इस ग्राफ से हमने 2 इक्वेशंस बना ली, एक इक्वेशन मैंने बना ली v वेक्टर माइनस u वेक्टर इज इक्वल टू at, तो एक इक्वेशन तो मैं ये उठा लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 v वेक्टर माइनस u वेक्टर इज इक्वल टू बड़ा कितना है a वेक्टर इंटू t। ठीक, हम क्या जानते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू v एवरेज क्या होता है बेटे, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटीज है 2 से डिवाइड कर दिया, तो v वेक्टर प्लस u वेक्टर क्या आएगा बच्चे 2v एवरेज। अब बेटे क्या करता हूं, इसको इक्वेशन मैंने जैसे 3 बोल दिया, अब इस 3 को और 1 को इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दे, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो बेटे क्या आ जाएगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर
इधर v वेक्टर प्लस u वेक्टर, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, a वेक्टर इंटू t डॉट टू v एवरेज, टू v एवरेज, v एवरेज और t ये दोनों क्या बन गए, डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल टू क्या होगा, v एवरेज इंटू टी। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, एस वेक्टर, तो ये क्या बन गया बेटे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, इधर क्या आएगा, टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इस तरह से मेरे पास थर्ड इक्वेशन भी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन तो हम ग्राफ से एरिया वगैरह या फिर वहां से हम उससे जो क्या नाम उसका स्लोप निकालकर, फर्स्ट इक्वेशन को स्लोप निकालकर, सेकेंड इक्वेशन को हम एरिया निकालकर, और थर्ड इक्वेशन को उनको ही आपस में अरेंज करके उनको मल्टीप्लाई करके हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने जाना कि जब कोई आर्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉल, कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट को यदि ऊपर की ओर उछाला जाता है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन से, ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेट होता है, उसकी स्पीड जो है लगातार कम होती जाती है, कम होती जाती है, एक टाइम पर जीरो हो जाती है और वो वहां पर रुक जाता है, फिर वो नीचे आता है। तो आप गेंद उछालते हो तो गेंद उछालते हो तो वो ऊपर जाकर रुकती है कुछ इंस्टेंट के लिए। यदि उसको माइक्रोस्कोपिकली आप देखो, कैमरे से जूम करके देखो, तो वो गेंद ऊपर जाकर रुकती है, रुकने के बाद वो वापस नीचे की ओर आती है। यानी आप ये समझ लीजिए, आप दौड़ते 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 एक पॉइंट पर जाकर रुके, वापस मुड़कर वापस चले, तो आप मुड़ने के लिए आपको कुछ समय लेना पड़ा, तो वैसे ही गेंद को भी मुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने पाथ को रिट्रेस करने के लिए भी उसे कुछ समय लेना पड़ता है। वो इंस्टेंट में होता है और वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो एक्सेलरेट करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है। उसकी जो मोशन होती है उसको हम इन तीनों इक्वेशंस की मदद से, इन तीनों इक्वेशंस का यूज क्या है सर, हम पहले भी काफ़ी पढ़े हैं, आप भी काफ़ी पढ़ रहे हैं, आप डेरिवेशन भी कराते जा रहे हो, प्रूफ भी कराते जा रहे हो, ये काम आने वाली कहाँ है बेटे, बहुत काम आने वाली है। आपने यहाँ से किसी गेंद को उछाला, उछालते टाइम आपने ऑब्जर्व किया इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम पर, आप घड़ी के अंदर टाइम नोट करते जाना, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस टाइम पर उसकी स्पीड क्या होने वाली है। एक क्रिकेटर जब बॉलर बॉल करता है, बैट्समैन के पास जो बॉल पहुंचती है उसकी स्पीड को आपको कैलकुलेट करके बताया जाता है। उस एआई का काम यही तो है। वहां पर कौन सी फिजिक्स लगती है, यही तो फिजिक्स लगती है। अब वो वहां पर ध्यान रखिएगा, वहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन का खेल नहीं होता है, पर जब धोनी हेलीकॉप्टर शॉट लगाता है, आसमान में गेंद ऐसे उछलती हुई जाती है, तो वहां पर भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस लगती हैं, तो वहां पर भी हम उसको यूज करते हैं बेटे। तो ये इसका बहुत यूटिलाइजेशन है। गेंद को ऊपर की ओर उछालो, ऊपर से नीचे की ओर गेंद आती है, एक एयरक्राफ्ट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, एरोप्लेन को ले जाते हैं, हेलीकॉप्टर को ले जाते हैं, उन सब पर ये इक्वेशंस काम करती है। जहां जहां ग्रेविटेशन काम करता है, ग्रेविटेशन के अंडर मोशन होने वाली होती है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट मोशन होती है, हर जगह इन इक्वेशंस का कैलकुलेशन हमें करना बहुत बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये जो मिराकल होता है साइंस का, हमारे सामने जितना भी चमत्कार है, साइंस ने जो जो भी डिस्कवरीज करी हैं वो सब फेल हो जाती। आपसे देखिए, क्रिकेट का जो मैच देखते हो वो कितना रोमांचित हो जाता है यदि उसको ऐसे, आपको ऐसे उसको ट्रेस कर करके बताया जाता है, ये गेंद देखो यहाँ से डॉट बॉल पड़ी है, ये यहाँ से फोर गए हैं, ये लेग साइड के हैं, ये मतलब आप कहने का मतलब ये सारा का सारा जो एनालिसिस आपके सामने टीवी पर आता है तो वो कितना आपको रोमांचित कर देता है। ये सारा कैलकुलेशन हम फिजिक्स की मदद से करते हैं, और उसमें भी विशेषकर हमारे वन डायमेंशनल इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इनकी हम बहुत मदद लेते हैं। उसके बाद में हम इतना कुछ प्रोडिक्ट कर पाते हैं, ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है बेटे। समझोगे तो आज इसकी तह में जाओगे, गहराई में जाओगे, समझने की कोशिश करोगे तो आनंद आ जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप इनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, और आप इस चैनल पर आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद। प्यारे बच्चों, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और उनका भी भला हो, क्योंकि आप डेली एक या दो इंसान का भला करते हैं, आपका ऊपर वाला भला करेगा। बेटे, आप सिर्फ आपसे कुछ